friends, welcome back. So this is the next part of chapter, the last lesson. And here I left how cranky he was. Here I left. Okay, now I'm going to start from poor man. Okay, so let's get started. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Okay, वो बोलता है, वो एम हेमल के लिए बोलता है पुअर मैन मीन्स वो अपने लास्ट लेसन को ऑनर देना चाहते हैं अपने लास्ट अब उनका ये लास्ट लेसन है इसके बाद में वो अपनी लैंग्वेज को जिसके वो टीचर हैं वो टीचर तो हैं वो तो प्राइमरी है सेकेंडरी है पर वो उनकी मदर लैंग्वेज है मदर टंग है वो प्राइमरी है ओके तो वो अपनी मदर लैंग्वेज को अब नहीं आज के बाद पढ़ा पाएंगे इसीलिए वो अपनी मदर टंग को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स जो कि वो फॉर्मल सूट पहने हुए थे वो उन्होंने पहने हुए एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम वो कहता है अब मुझे समझ में आया अब मुझे समझ में आया कि ये जो सारे बूढ़े एल्डर्स हैं गांव के वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं क्लास के ओके It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. वो कहता है ओह तो ये कारण है वो लोग अपना ट्रिब्यूट पे करने आए हैं अपने मदर टंग को और वो इस बात के लिए सॉरी हैं इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं यू कैन से और बहुत ही ज़्यादा सैड हैं कि उन्होंने अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पाया सही से और वो अब स्कूल जा भी नहीं पाएंगे और वो टीचर जो कि उनके मदर टंग पढ़ाते हैं जो टीचर जो कि एम हेमल हैं वो 40 ईयर्स से हमें फ्रेंच पढ़ा रहे हैं और उन टीचर की जो फेथफुल सर्विस है 40 ईयर्स की उसको वो थैंक करने आए हैं टीचर्स को उनकी 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए ओके और एक जो कंट्री जो उनकी अब रही नहीं है दूसरों के द्वारा वो ऑक्यूपाई कर ली गई उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए ये लोग आए हैं ओके वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट जब मैं ये सब सोच रहा था वैसे ही मैंने अपना नाम सुना मेरा नाम बुलाया गया एम हेमल टीचर जो थे उन्होंने उसका नाम बुलाया अब उसकी बारी थी पढ़ने के लिए रिसाइट करने के लिए सुनाने के लिए उसकी बारी थी क्या सुनाने के लिए पार्टिसिपल्स ओके पार्टिसिपल्स के रोल्स को सुनाने के लिए व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स और ऑल थ्रो very loud and clear and without one mistake but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk my heart beating and not daring to look up पहले उसने बहुत ही अच्छे से स्टार्ट किया सोचा कि अब एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही उसने थोड़े से वर्ड्स बोले सारे वर्ड्स उसके मिक्सअप हो गए बहुत ही ज़्यादा घबरा गया बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इमोशंस की वजह से और उसने याद भी नहीं कुछ किया था और ख़ास करके उसके इमोशंस भी थे अंदर तो उसके लिए बहुत ही घबरा गया और सारे वर्ड्स जो है मिक्सअप हो गया और वो वहीं पे खड़ा रहा अपने डेस्क के पास में और माई हार्ट बीटिंग बहुत ही जल्दी जल्दी उसका दिल धड़कने लगा और नॉट डेयरिंग टू लुक अप और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो ऊपर देख ले लोगों को कि कौन कौन उसे देख रहा है I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. Okay, वो कहता है कि फ्रेंड्स चिंता मत करो मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं You must feel bad enough. तुम्हें काफ़ी बुरा लग सकता है Okay, see how it is. Every day we said to ourselves. देखो क्या है मीन्स क्या रियलिटी देखो हमने तो हर दिन हमने अपने आप से यही कहा था कि ओहो मेरे पास तो बहुत टाइम है ओके नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट अब देखो हम कहाँ आकर पहुँचे हैं दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो नाउ दीज फेलो आउट देयर विल
have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? वो कहते हैं कि एल्सास के साथ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है। एल्सास जो है वो सारी चीज़ों को कल के लिए टालती रहती है कि कल हम करेंगे, कल करेंगे। एल्सास के लिए वो यहाँ नहीं कहते हैं, एल्सास के लोगों के लिए कहते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, इंडिया के लोग होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया ऐसी है, इंडिया वैसी है। इंडिया थोड़ी ना ऐसी, इंडिया के लोग वैसे। वैसे यहाँ पे एल्सास के लोग हैं कामचोर, जो कि काम को टालते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एल्सास टालती रहती है, ऐसे उन्होंने रेफरेंस दिया है। ओके, लोगों के लिए वहाँ पे। और अब उन लोगों के पास तो मौका मिल गया ये कहने का, क्या कि तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो और ऐसे कहते हो फ्रेंचमैन, क्या फ़ायदा तुम्हारा फ्रेंचमैन, आप अपने आप को फ्रेंचमैन कहे, क्या फ़ायदा? ना तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो गए? अपने आप को तुम तो बड़ा फ्रेंचमैन बताते हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, but you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सबकी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हम सबकी मिस्टेक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी अंदर भी, हमने भी गलतियाँ की हैं। वो अपनी गलती और बच्चों के पेरेंट्स की गलती, सबकी गलती आगे बताते हैं हमको एम हैमिल चैप्टर में। खुद को भी दोषी ठहराते हैं और लोगों के, बच्चों के पेरेंट्स को भी दोषी ठहराते हैं। किस तरह से ठहराते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस दो टू हैव यू लर्न। ओके, तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो मतलब उनका मन ही नहीं था कि तुमको वो पढ़ाएं। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम्हें या तो मिल में वर्क करने के लिए भेज दे, या तो फार्म पे वर्क करने, फार्म मीन्स खेतों पे वर्क करने के लिए भेज दे, तो ताकि उनको थोड़े रुपए और मिल जाए, वो रुपए और कमा ले। और मैं क्या बहुत ही भला हूँ? मैंने कोई गलती नहीं की? मेरी भी गलती है और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। ओके, मैं भी ब्लेम करने लायक हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? तुम्हारे लेसन पढ़ने की जगह, अपना पाठ पढ़ने की जगह मैंने तुमको अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया। ये मेरी गलती है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैंने क्या तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया था? ये मेरी गलती थी। ओके, वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. Okay, saying that it was the most beautiful. Sorry, ये क्या हो गया? It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. Okay, वो बताता है कि फिर एक करके उन्होंने सब कुछ हम लोग को एक्सप्लेन करना शुरू किया। क्या बोला? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। मीन्स सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की। यहाँ ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आ सकता है कि उन्होंने एम हैमिल ने कि अपने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे ट्रिब्यूट पे किया उन्होंने, तो आप बता सकते हो। ये लाइन लिखना ज़रूरी है। तो इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, it was the most beautiful and the clearest language. Okay, आप अंडरलाइन कर लीजिए इसे। उन्होंने ऐसे अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ट्रिब्यूट पे किया। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। इतनी ज़्यादा अच्छी है हमारी लैंग्वेज कि हमें हमेशा अपने क्लोज टू हार्ट रखना चाहिए, सर अपने दिल के पास रखना चाहिए, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अपनी लैंग्वेज को हमेशा, सबके साथ ये होता है कि अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had
द की टू देयर प्रिजन। जब लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, जब तक कि वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते नहीं, अपनी लैंग्वेज में मतलब अपनी भाषा को नहीं छोड़ते, अपने देश के बारे में को प्रेज़ करना नहीं छोड़ते हैं, तब तक कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तक कि वो फ्री हैं। ओके, जो लैंग्वेज है वो क्या है, की टू प्रिजन है, उनकी आज़ादी का रास्ता है, उनकी भाषा ही उनकी आज़ादी का रास्ता। ये एम हेमिल बताते हैं। ये सारी लाइंस अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ओके, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as it they had the key to the prison. Okay, ये उन्होंने वर्ड्स बोले थे अपने लैंग्वेज के बारे में, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए और ये आप ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप पढ़ें चैप्टर को पढ़ें तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने खुद अटेंड किया है अपने एग्ज़ाम्स में। ओके, देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन। फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और हमें अपना लेसन सुनाना शुरू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही थिंग्स सीम्ड सो ईजी, ऑल ही सेड सीम्ड टू सो ईजी। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उसने कहा आज मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और ना तो मैंने इससे पहले कभी इतने अच्छे से सुनने की कोशिश की थी और ना ही उन्होंने इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ पहले कभी पढ़ाया था। ओके, मैंने पहले क्यों नहीं सुना, मैंने सही से नहीं सुना, इसलिए मुझे समझ में नहीं, आज मैं सही से सुन रहा हूँ तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, वो ये बताता है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि बेचारे एम हेमिल जाने से पहले हमको सब कुछ वो देना चाहते हैं जो उनके पास है, सारी नॉलेज हमको देना चाहते हैं, और उस नॉलेज को वो चाहते कि हम अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लें, हमेशा के लिए एज अ मेमोरी, हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लें। ओके, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सास। वो कहता है उस दिन हमारे लिए एम हेमिल राइटिंग के लिए लेसन था, ग्रामर के बाद राइटिंग में लेसन था हमारा। तो हमारे लिए जो हमारे टीचर हैं वो छोटी छोटी बुक्स किताबें लाए थे लिखने के लिए, उसके ऊपर बड़ी बड़े राउंड लेटर्स में लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस कंट्री, एल्सास उनका जो विलेज है, जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो रह रहे थे। ओके, दे लुक्ड like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of her desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ऐसा लग रहा था छोटे छोटे फ्लैग्स इन बुक्स के पूरे क्लासरूम में लहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हर तरफ वही बुक्स, छोटी छोटी किताबें दिखाई पड़ रही थी, और सब लोग इतनी शांति से अपने वर्क में लग गए, लिखने में लग गए। द ओनली साउंड वो द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी पूरे क्लास में, वो थी लिखने की, स्क्रैचिंग ऑफ पेन जो पेपर के ऊपर जो हम लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ आती है, जो उसकी घिसने की आवाज़ आती है पेन की, वो सिर्फ आवाज़ आ रही थी पूरे क्लास में, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना शांत था सब कुछ। वंस सम बीटल फ्लेव इन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, not even the little ones who worked right on tracing their fish books as if that was French too. Okay, कहता है कि अगर कोई छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, बीटल्स होते हैं, वो भी अगर आ गए कमरे के अंदर तो किसी ने उन पर अटेंशन तक नहीं दिया। जो कि छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि पहले कॉमन डेज़ में, नॉर्मल डेज़ में उनको पकड़ने में लग जाते थे, उन कीड़ों को, आज उन लोगों ने भी इतने ज़्यादा सीरियस थे, सब इतने ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग्स से भरे हुए थे उन सब के दिल, कि उन लोगों ने भी कोई अटेंशन पे नहीं किया उस बीटल, मतलब किसी बीटल तो एक एग्जांपल है, किसी भी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं किया। सिर्फ वो क्या चाहते थे, सिर्फ अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, उसको मैं समझना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना समझ सकते थे उतना समझना चाहते थे।
Okay, on the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ये आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, विल दे मेक देम सिंग इन इवन द पिजन। ये यहाँ पे आयरनी है, आयरनी मतलब वो कहता है कि जो छत के ऊपर कबूतर बोल रहे थे, तो कहता है कि कबूतर तो हैं तो फ्रांस के ही ना, ओरिजिनली हमारे कंट्री के ही है, लेकिन ये क्या कबूतरों को भी जर्मन में बुलवाएंगे? ये आयरनी है यहाँ पे, मतलब कि सब कुछ जब जर्मन में ही होगा, जर्मन ही हर जगह पढ़ाई जाएगी, हम भी जर्मन पढ़ेंगे तो क्या कबूतरों को भी अलग जर्मन बुला देंगे? ऐसा तो है नहीं। मतलब उसका मतलब ये है कि अगर किसी की लैंग्वेज को टॉर्चर किया जाता है तो सारी सराउंडिंग्स अफेक्टेड होती है, सिर्फ लोग ही अफेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि पूरी सराउंडिंग्स अफेक्ट हो जाती हैं। अगर किसी की कंट्री को कोई कंट्रोल करता है, किसी की लैंग्वेज को कोई कंट्रोल करता है, तो सारी सराउंडिंग्स, हमारी भाषा जब तक हमारे पास है तब तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन जब हमारी भाषा ही हमसे छीन ली गई तो फिर सारी सराउंडिंग्स बहुत ही बैडली इफ़ेक्टेड होती है उससे। ओके, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आयरनी है। ओके, सो whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that लिटिल स्कूल रूम। वो कहता है जब मैंने लिखते लिखते जब मैंने ऊपर उठ के देखा, अपना सर उठा के देखा, तब देखा कि एम हैमिल कभी एक चीज़ पे स्टेयर करते थे, कभी दूसरी चीज़ पे घूरते थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फ़िक्स करना चाहते हैं। जहाँ वो जा रहे हैं हम वहाँ वो सोचेंगे जाके कि हमारे स्कूल के छोटे से रूम में चीज़ें कैसी थी, ये चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड थी, ये चीज़ यहाँ पे, सारी चीज़ों की वो एज अ मेमोरी सेव करना चाहती हैं अपने दिमाग में। ओके, एवरीथिंग देन he say the narrator says, fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। वो 40 years से यहीं हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट में, इसी विलेज में अपना पढ़ा रहे हैं, और उनका जो गार्डन है वो फ्रंट ऑफ विंडो है, और उनका जो विंडो आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। जो गार्डन है आउटसाइड द विंडो के बाहर उनका गार्डन है, और उनका जो क्लास है वो उनके सामने ही है, मतलब गार्डन के सामने क्लास है और क्लास के विंडो के बाहर गार्डन है। ओके, जस्ट लाइक दैट only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hove vine that he planted himself twined about the windows to the roof। बोलता है सब कुछ नॉर्मल वैसा ही है, सिर्फ बेंच जो है पुरानी हो गई हैं, थोड़े से टॉर्न आउट हो, वॉर्न स्मूथ हो गई है, थोड़ी सी मतलब पुरानी हो गई है। और द वॉलनट ट्रीज़ जो है इनके गार्डन में जो वॉलनट ट्री था वो बड़ा हो गया है, पहले से ज़्यादा टॉलर हो गया है। और होव वाइन ट्री जो है, जो उन्होंने खुद लगाया है, वो भी अब ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। ट्विंड मतलब गोल गोल करके, यू कैन से कर्ल्स की तरह वो ऊपर विंडो पे चढ़ गया है। ओके, कुछ प्लांट्स होते हैं ना कि जो किसी के सहारे चढ़ते चले जाते हैं, वही होव वाइन जो है, वाइन्स जो होती है, वाइन्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही ग्रो करते हैं। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। उनको कैसा लग रहा होगा बेचारे, उनको कैसा लग रहा होगा कि जहाँ वो 40 ईयर्स से रह रहे हैं वहाँ उनको वहीं से निकाल दिया जा रहा, और उनकी जो सिस्टर है वो उनके ऊपर जो रूम है वहाँ पे सारी पैकिंग कर रही है, क्योंकि वो सिस्टर के साथ अपनी रहते थे। यहाँ पे राइटर ने एक हिंट दी है कि वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे यहाँ, और उनकी सिस्टर जो है ऊपर रूम में सारी पैकिंग कर रही है कि अब जैसे ही लेसन ये ख़त्म हो वो यहाँ से निकल लें। ओके, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर मतलब उनके पास इतनी हिम्मत उन्होंने अपनी जुटा ली थी कि वो सारे बहुत ही अच्छे से अपने लास्ट लेसन को पढ़ाना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू। जैसे हम लोग आ ई बोलते हैं ना, वैसे उन लोग के है बा बी
बी, बो, बू, ये सारे वॉयल्स हैं, वॉयल्स का कॉम्बिनेशन है उसके साथ में, कॉन्सोनेंट के साथ में। ओके, ए ई आई ओ यू है। तो जो बेबीज़ हैं उन्होंने अपना बा बी बो बा बे बी बो यू बो बू स्टार्ट किया बोलना, और उन्होंने उनके बाद में उनका हिस्ट्री राइटिंग के बाद में उनका हिस्ट्री का लेसन हुआ। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. उन्हीं बच्चों के साथ में उन जो ओल्ड हाउज़र है उसने भी लेटर्स को बोलना शुरू किया. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. वो कहता है कि वो खुद रो रहा था, उसकी आवाज़ में एक सैडनेस थी, ऐसा लग रहा था वो रो रो के पढ़ रहा है, और इतना ज़्यादा ये सब इतना ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि हम लोग रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे. ओके, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. एकदम से अचानक से सडनली चर्च की क्लॉक होती बड़ी सी, जैसे हमारे वहाँ है घंटा घर, लखनऊ में भी है और भी है, आई थिंक कानपुर में भी है, मतलब बहुत जगह पे घंटा घर बड़ा सा क्लॉक हाउस होता है, उसमें बड़ी सी एक ऊपर से क्लॉक लगी होती है, उसे टन से होता है, तो मतलब कि सराउंडिंग एरियाज़ पे पता चलता है अब इतना बज गया है. वैसे ही चर्च में एक बड़ी सी क्लॉक ऊपर लगी होती है, जब उसमें टन से बोलता है, जैसे जो जिसका पेंडुलम होता है, मैंने एक बार साइंस में पढ़ा था कि उसका जो घड़ी में नीचे जो टन टन बोलता है उसको पेंडुलम कहते हैं. वो जब टन से बोला तब इन लोग को लगा कि हाँ अब 12 बज गया है, अब इनके लेसन का जो है समाप्ति यू कैन से एंड आ गया है. ओके, मतलब ख़त्म होने वाला है, उनका जो क्लास है, उनका जो स्कूल डे है वो ख़त्म होने वाला है. देन द एंजलस रोमन कैथोलिक चर्च. ओके, मैंने आपको ज़्यादा मीनिंग्स अंडरलाइन करके नहीं दिखा पाई है, सॉरी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेंशन कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन मैं यहाँ पे एंजलस आपको अंडरलाइन कर दे रही हूँ. कहाँ गया एंजलस? ओके, एंजलस रोमन कैथोलिक चर्च. रोमन कैथोलिक की स्पेलिंग होगी CATHOLIC. ओके, कैथोलिक. ओके, कैथोलिक आपको पता चल गया. कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, एंजलस. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Okay, वो बोलता है कि इसी टाइम पे जैसे ही हमारा लास्ट लेसन ख़त्म हुआ, वैसे ही वहाँ से सोल्जर्स जो है अपने मार्च पास से लौट रहे थे, और हमारी जो क्लास की विंडो थी उसके बाहर सुना जा सकता था कि वो लोग अब रिटर्न कर रहे हैं वहाँ से अपने मार्च पास से. एम हैमिल खड़े हो गए अपनी चेयर से, उठ गए. वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ चुका था, मतलब यू कैन से बहुत ही एक्सप्रेशन लेस और बहुत ही सैड यू कैन से. ओके, पीला पड़ चुका था उनका इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. टॉल का मतलब यहाँ लंबा से नहीं है, टॉल का मतलब है प्राउड. जब हमको किसी चीज़ पे प्राइड फील होता है, गर्व फील होता है, तो हमको लगता है कि बहुत ही मतलब ऊंचे हो गए हैं, थोड़ा सा फील होता है ना कि टॉल सा लगता है. मतलब वो इसने रेफरेंस यूज़ किया है इस वर्ड का, टॉल का, प्राइड के लिए. वो बहुत ही मतलब प्राउड थे, वेरी टॉल. ओके, माई फ्रेंड्स. अब उनकी ये जो लास्ट वर्ड्स हैं वो बताता है कि उन्होंने लास्ट वर्ड्स क्या कहते. माई फ्रेंड्स सेड ही. आई वो कुछ बोलना चाहते थे, कहा उन्होंने कि मैं कुछ कहना चाहता, वो कहने चाहते थे, पर समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. कुछ मतलब उनके गले को किसी चीज़ ने पकड़ लिया, इमोशंस ने उनको पकड़ लिया, उनके गले को. इतने ज़्यादा इमोशंस भर चुके थे उनके गले, हार्ट में, जिसकी वजह से उनका गला जो है वो रुंध चुका था, चोक्ड हो चुका था. ओके, तो समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. वो बोल नहीं पाए. जब बोल नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया. देन ही टर्न टू द
blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, पीछे मुड़े, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने बड़ा बड़ा सा लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा. क्या लिखा था? वाइव ला फ्रांस. वाइव ला फ्रांस. वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन आप कर लीजिए. लॉन्ग लिव फ्रांस. लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब कि ऐ मेरे देश, तुम हज़ारों साल जियो, तुम बहुत ही ज़्यादा जियो. मतलब कि तुम लोग अपने मतलब देश के लिए कहते हैं ऐसा. लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, उन्होंने अपना ट्रिब्यूट, अपना पैट्रियाटिक फीलिंग्स शो करने के लिए ऐसा उन्होंने लिखा, बड़ा बड़ा सा लॉन्ग लिव फ्रांस. मतलब फ्रांस को कोई डिफ़ीट करने वाला ना हो, ऐसा उन्होंने होप किया. ऐसा उन्होंने, यू कैन से, उनका मन ने कहा कि लॉन्ग लिव फ्रांस, तुम्हें कभी कोई डिफ़ीट ना कर पाए, तुम्हें कभी कोई ऑक्यूपाई ना कर पाए, तुम्हें कोई कैप्चर ना कर पाए, और तुम हमेशा ऐसे ही खुशहाल बने रहो. ओके, ऐसे ही क्या प्रेजेंट टाइम में खुशहाल तो नहीं था, लेकिन हमेशा खुशहाल बने रहो, उनका दिल यही चाह रहा था. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. फिर वो रुक गए बेचारे. ओके, और उनका जो हेड है वो झुक गया, और उन्होंने अपने आप को दीवार के सहारे खड़ा किया. अब दीवार के सहारे अपना हेड ऐसे करके झुकाया, खड़ा किया. ओके, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड. फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला. गेस्चर मीन्स उन्होंने इशारा किया कि विद हिज हैंड उन्होंने इशारा किया. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है, क्लास आज की ख़त्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हो. मतलब उनके बोलने की शक्ति बिल्कुल रुंध चुकी थी, वो बिल्कुल बोल नहीं पाए आगे बेचारे. मतलब पेट्रियाटिक फीलिंग्स, यू कैन इमेजिन, अगर आपके अंदर भी ऐसी पेट्रियाटिक फीलिंग्स अपनी कंट्री के लिए आती है तो आप ज़रूर इमेजिन कर सकते हो कि कैसे उनको, क्या उनको फ़ील हुआ होगा जो 40 ईयर्स से वही लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. उस लैंग्वेज को पढ़ाना तो दूर है, अब उस लैंग्वेज में उनको बात तक नहीं करने दिया जा रहा है. तो उस लैंग्वेज के लिए उनके मन में कितनी ज़्यादा लव, रिस्पेक्ट एंड पेट्रियाटिक फीलिंग्स मतलब उमड़ रही होंगी, आप लोग समझ सकते हो. ओके, तो उन्होंने कुछ नहीं बोल पाया, उन्होंने सिर्फ हाथ से इशारा किया कि आप लोग जा सकते हो, क्लास आज की ख़त्म हो गई है. तो ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है. लास्ट लेसन सच में बहुत ही पेट्रियाटिक फीलिंग से भरा हुआ था. आई एम गेटिंग इमोशनल. सो थैंक्स. अब मैं भी आपको लिख के, जस्ट लाइक एम हैमिल, मैं भी आपको लिख के थैंक्स बोलना चाहती हूँ. थैंक्स. जैसे उन्होंने बड़ा बड़ा सा वाइव लिव फ्रांस लिखा था, वैसे ही मैं आपको थैंक्स लिखना चाहती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड इस चैप्टर की जो MCQs हैं, जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, मैं सारे बना के आपको अपलोड करना चाहूँगी. जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी. आप वहाँ से MCQs देख सकते हो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में धीरे धीरे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी बनाऊँगी वीडियोस. और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरे एग्ज़ाम्स में खुद आए थे, और मुझे अब मेरे टीचर ने सजेस्ट किए थे कि आप लर्न कर लो, और मैंने लर्न किए, और वो सच में आए. मैंने अटैम्प्ट किए, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए, बहुत ही अच्छे से लिखा. तो आप भी उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उनका आंसर इतने अच्छे से फ्रेम करके मैं आपको बता दूंगी कि आपको उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे के वैसे लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.